पुष्पा मूवी की स्टार्टिंग में हमें गिटार दिखाया जाता है जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत होती है और उसमें एक लाल चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल होता था जो केवल भारत के जंगलों में ही पाया जाता था। उसकी तस्करी चाइना से लेकर के जापान तक होती थी और इस तस्करी की जिम्मेदारी एक शख्स जिसका नाम पुष्पा था उसके ऊपर थी। पुष्पा इनकी तस्करी करता ही रहता है, तभी रास्ते में उसे काफ़ी पुलिस वाले घेर लेते हैं जिनमें उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है, लेकिन बाद में पुष्पा को पकड़ लिया जाता है और पुष्पा उन सभी को 1-1 लाख रुपए देने का वादा करके उन सभी से छूट जाता है। अब कहानी एक साल पीछे चली जाती है जहां पुष्पा पहले एक साधारण सा मजदूर हुआ करता था। वो बहुत अकड़ में रहता था जिससे उसके मालिक उससे नाराज रहते थे और वो कहते थे कि तू एक मजदूर है और मजदूर की तरह रहा कर, लेकिन पुष्पा अपने स्वभाव को हटाना नहीं चाहता था। इसलिए इस पुष्पा पैसा ज़्यादा कमाने के लिए बुराई के रास्ते को चुन लेता है। वो वहाँ पे लाल चंदन की तस्करी के लिए लकड़ी काटने लगता है और हमें तभी पता चलता है कि एक पुलिस ऑफिसर जिसका गोविंद दप्पा नाम है वो वहाँ पे आ जाता है। वो पुष्पा से उस लाल चंदन की लकड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन पुष्पा उसे बताने के मना कर देता है, जिस पर वो उसके ऊपर बंदूक लगा देता है। तो पुष्पा कहता है कि तू यहाँ मेरे ऊपर एक बंदूक चलाएगा और हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं कि अगर इनमें से एक एक लोगों ने भी तेरे ऊपर एक साथ कुल्हाड़ी चलाई तो 70 कुल्हाड़ी तेरे ऊपर एक साथ चलेगी। जिससे डरकर पुलिस वहां से चला जाता है। अब हमें एक और नया व्यक्ति देखने को मिलता है जिसका नाम केसर होता है और वो पुष्पा से कहता है कि मैं तेरे साथ रहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूँ और मेरा एक ड्रीम है कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊँ। इसके बाद पुलिस ऑफिसर फिर से अपने ढेर सारे लोगों को वहाँ लेकर के पहुँच जाता है और अब वो कहता है कि मेरे पास अब तेरे हर कुल्हाड़ी का जवाब देने के लिए गोली मौजूद है। लेकिन पुष्पा बिना डरे हुए उसके ऊपर पत्थर चला देता है और फिर वहाँ पे तेजी से सबकी लड़ाई हो जाती है, जिस पर पुष्पा लाल चंदन की जो लकड़ी थी उसे एक ट्रक में भर करके ट्रक को बाहर ले जाता है और फिर उसके बाद वो खुद ही पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। जिसके बाद पुलिस उसे काफ़ी मारती पीटती है और एक पुलिस वाला उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम पुष्पराज बताता है। इसके बाद कहानी उसके बचपन की ओर चली जाती है जहाँ पर वो अपने बाप का नाजायज़ बेटा रहता है और उसके बाप का जायज़ बेटा उसको आके धमकाता है कि तू मेरे बाप का नाम नहीं यूज़ कर सकता है। अगर तूने अब नाम यूज़ किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा और तेरा नाम आज से केवल पुष्पराज ही है। इसके बाद हमें 3 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिनमें एक का नाम जॉली रेड्डी, दूसरा का नाम जक्का रेड्डी और उन सब से का बड़ा भाई कोंडा रेड्डी रहता है। ये सभी लाल चंदन की तस्करी का काम करते थे और ये सभी में से जॉली और जग्गा रेड्डी आकर के पुष्पा को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ पर पुष्पा उन्हें लाल चंदन के लकड़ी कहाँ रखा है इसके बारे में जानकारी देने के लिए 5 लाख रुपए मांगता है और साथ ही साथ वो अपनी बेल भी कराना चाहता है। लेकिन जग्गा रेड्डी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है कि तू जिससे बात कर रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं तो चाहूँ तो तुझे यहीं मार सकता हूँ। लेकिन जो पुष्पा रहता है वो यह कह देता है कि अगर तुम मुझे यहीं मार दोगे तो तुम्हें लकड़ी के बारे में कोई नहीं बताएगा। इसके बाद वो उन्हें उस लोकेशन में ले जाता है जहाँ पर उसने तालाब में ट्रक सहित पूरी लकड़ी को गिरा दिया था। फिर उसे निकाल लिया जाता है और उसे उसके 5 लाख रुपए की इनकम मिल जाती है। इसके बाद पुष्पा गाड़ी में बैठना चाहता है जग्गा रेड्डी के, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि तेरी इतनी औकात अभी नहीं है। इस ये चीज़ पुष्पा को बुरी लग जाती है और पुष्पा अपने दोस्त केसर से कहता है कि जो 5 लाख रुपए तूने लिए हैं इसकी एक गाड़ी खरीद और गाड़ी लाल रंग की होनी चाहिए। इसके बाद एक लाल रंग की गाड़ी हम देखते हैं कि आ गई है। ये सब के बाद पुष्पा मिलने जाता है कोंडा रेड्डी से, जहाँ पर कोंडा रेड्डी लाल चंदन की तस्करी के बारे में बातचीत करता रहता है। पुष्पा उनको अपना सुझाव देता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लाल चंदन की तस्करी में और मेरे मेरे ऊपर यकीन करो आपका माल कभी नहीं पकड़ा जाएगा। इसके बाद वो एक तरकीब लगाता है और वो नीचे लाल चंदन की तस्करी लगा करके उसके ऊपर टीना लगा देता है और फिर दूध डाल देता है, जिससे कि पता नहीं चल पाता है कि तस्करी कौन है। इसके बाद फिर वो पुष्पा पहुंच जाता है जॉली रेड्डी के पास और उसे बोलता है कि साहब मेरा काम तो बहुत अच्छा था और अभी तक मैंने कभी पकड़ाया नहीं पुलिस वाले से। अब मेरी कीमत भी बता दीजिए कि मुझे कितना इसमें पैसा मिलेगा। जिस पर जॉली कहता है कि सबकी कीमत एक ही है, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए मिलेंगी पर टन हटाने के। जिस पर पुष्पा कहता है कि मुझे केवल 4 लाख रुपए चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं
कि एक नई एंट्री होती है श्रीवल्ली की, जिसे पुष्पा प्यार करने लगता है और वो उन्हीं के मजदूरों की ही बेटी रहती है। इधर जब जंगल से पुष्पा का टैंक वगैरह वापस जा रहा होता है, तभी पुलिस में गोविंदप्पा एक टैंक पे लाठी से मारता है और फिर उनमें से दो लोगों को अपने तरफ कर लेता है और उन्हें गिरफ्तार करके कहता है कि तुम मेरे मुखबिर बन जाओ। इसके बाद हम सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पर रात के टाइम पे श्रीवल्ली और उसकी सहेलियां चिरंजीव की पिक्चर देखना चाहती हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो केसर उनमें से एक को पैसा देता है कि तुम अगर श्रीवल्ली अपनी आँख उसको दिखाए पुष्पा को और उसके तरफ हंसेगी तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। जिस पर उसकी सहेली ऐसा करने के लिए मान जाती हैं, तो वो उसे 1,000 रुपये दे देता है। अब अगले ही दिन पुष्पा और उसका दोस्त केसर खड़े रहते हैं, जहाँ पे केसर कहता है कि मैंने पंडित को 1,000 रुपये दिए हैं, आज तुझे देख करके श्रीवल्ली हंसेगी। इसके बाद वहाँ श्रीवल्ली बहुत ही अजीब तरह से मुंह बना करके उसकी तरफ देख के हंसती है, जिस पर पुष्पा लट्टू हो जाता है और पुष्पा उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो उससे अपने शादी की बात करने लगता है। तो श्रीवल्ली उसे कहती है कि मुझे केसर ने पैसे दिए थे इसलिए मैं हंस रही थी और छोटे से बात के लिए कौन चिरंजीव की पिक्चर छोड़ना चाहेगा। इस पर केसर के ऊपर पुष्पा नाराज हो जाता है और फिर उसे कहता है कि अगर तू 1,000 रुपये दे करके मुझे बदनाम ही कर दिया है उसकी हंसी लेने के लिए, ऐसा कर तू मुझसे 5,000 रुपये ले और उसे कहे कि मुझे एक चुम्मा दे। जिस पर केसर कहता है कि भाई तेरे साथ ऐसा मैं नहीं सोचा था। इसके बाद हमें एक नई एंट्री देखने को मिलती है, जिस पर हमें शीनू नाम का मंगलम शीनू नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है, जो कि उन सभी का सरगना रहता है और मेन काम इसी का रहता है लोगों के पास माल पहुंचाने का, लाल चंदन की तस्करी का। इसके बाद वहाँ पर वो उससे बात करता रहता है कोंडा रेड्डी से, जहाँ पर कोंडा रेड्डी उसे आश्वासन देता है कि मैंने एक नया आदमी खोजा है जो इस तस्करी को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकता है। और वहाँ पर हमें फिर से वही पुष्पा दिखाई देता है। इसके बाद सीन वहीं तुरंत दोबारा शिफ्ट होता है, जहाँ पर श्रीवल्ली उसे चुम्मा देने आती है, लेकिन श्रीवल्ली उसे देख करके रोने लगती है और कहती है कि मैं चाहती थी कि मैं ये सब अपने पहले पति के ही साथ करूं। इसके बाद वो वहाँ से ऐसे झूठे से करके भाग जाती है और फिर उसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो पुष्पा रहता है वो अपने कारखाने में पहुंचता है। तो पुष्पा कहता है कि ये सब गट्ठर अभी यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, मैंने तो इसे शिफ्ट करने के लिए कहा था। इस पर उसके मजदूर उसे बताते हैं कि ये सब जग्गा रेड्डी की वजह से, जग्गा रेड्डी ने मना किया था कि यहाँ से कोई भी चीज़ वापस नहीं आएगा और एक कमरे को भी बंद किए रहता है जग्गा रेड्डी, जहाँ कहता है कि इस कमरे में कोई घुस नहीं सकता। तो वहाँ पर वो उन सभी की बात ना मानते हुए उस कमरे को तोड़ देता है और फिर उसके अंदर घुस करके वहाँ जो एक लड़की रहती है उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब इसके बाद पुष्पा के पास फोन आता है कोंडा रेड्डी का, जो बताता है कि पुलिस को सारी जानकारी मिल चुकी है और जितना लाल चंदन वहाँ रखा हुआ वो सभी की पकड़ने जाने की पूरी उम्मीद है। जिस पर पुष्पा कहता है कि तुम मेरे ऊपर यकीन करते हो साहब, मैं पूरा का पूरा चंदन की तस्करी बचा लूँगा। और फिर उसके बाद वो लग जाता है काम पे, जहाँ पर वो सारे के सारे गट्ठर के गट्ठर लाल चंदन सीधा झरने में बहा देता है और जो झरने में बहा देता है और अपने एक आदमी को डैम के मालिक के पास भेज देता है, जहाँ पर वो डैम के मालिक के सामने पैसे का नोट रख देता है और फिर वो डैम को बंद कर देता है और सारा का सारा लाल चंदन उस पानी में रुक जाता है। अब इसके बाद ये सभी बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ जब पुलिस वाला पहुँचता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस वाला कहता है कि जो जो काम पकड़ा हुआ है वो उसके पास केवल हार ही मिलेगी और तुझे जीत कभी नहीं मिलेगी। तो वो कहता है सर, आज मैं ही जीत गया, आज आप तो हार ही गए हैं। इसके बाद रात का सीन नाच गाने का रहता है, जहाँ पर पुष्पा कोंडा रेड्डी को बताता है कि हमें कम दाम मिल रहा है। ये जो मंगलम शीनू है ये 2 करोड़ का माल लेता है और 25 लाख रुपए में हमें बेचता है, हमें बहुत कम फ़ायदा होता है, बल्कि इसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बाद कोंडा रेड्डी कहता है कि तू जाके उनसे बात कर, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि आप बड़े हैं, आप जा कर के ही उनसे बात कीजिए। इधर हम देखते हैं कि केसर अपने उसी आदमी श्रीवल्ली के बाप से कहता है कि तेरे बेटी के लिए पुष्पा से अच्छा लड़का कोई नहीं मिलेगा, वो रमाकांत का बेटा है। जिसे सुनकर के वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वो तो मेरी बिरादरी का है। और फिर उसके घर में शादी की बात लेकर के पुष्पा और उसकी माँ पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पुष्पा का
जायस जो भाई रहता है वो पहुंच जाता है और वो उन लोगों को काफ़ी बुरा भला कहता है और उसकी माँ को काफ़ी गलत गलत बोलता है, जिस पर पुष्पा उससे भिड़ जाता है और गलती से उसका हाथ उसकी माँ के ऊपर लग जाता है और उसकी माँ के खून बहने लगता है। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर बचपन में जब पुष्पा के बाप की डेथ हो गई होती है तो उसकी माँ उसके पास जाने के लिए परेशान रहती है, लेकिन उसके जायस भाई उनको नहीं जाने देते हैं और उसके बाप की लाश ऐसी ही चली जाती है। अब प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पर मंगलम सीनू एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जाके माल बेचता था और इसके पास नहीं बेचता था और ज़्यादा भाव मांग रहा था। यहीं पर पुष्पा आ जाता है और पुष्पा उन लोगों से कहता है कि मैंने ये सब देख करके डिसाइड ये किया था कि मैं 50 लाख मांगूंगा, लेकिन तुमने एक व्यक्ति की जान ले ली, इसलिए मैं 1 करोड़ सीधा मांगूंगा और 1 करोड़ अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं अपना माल डायरेक्ट जाके बेचेगा। जिस पर जो मंगलम सीनू का जो साला रहता है वो कहता है कि ये बहुत टेढ़ी छुरी है, इसको पहले मार देना चाहिए। तभी वहाँ पर पुष्पा वापस आ जाता है और फिर वो मंगलम सीना को फ़ोन ले करके वो डायरेक्ट उसी के पास फ़ोन मिला देता है और फ़ोन मिला करके उससे कहता है कि भाई मैं आपके पास डायरेक्ट डील करने आ रहा हूँ", जिस पर उसके ऊपर पीछे से सारे लोग लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको खूब मारता है और फिर उसके बाद वहाँ से चला आता है। अब नेक्स्ट सीन होता है वहाँ का जहाँ पर पुष्पा एक डीलर से अपनी डील करता रहता है और उसे कहता है कि मैं तुझे लाल चंदन की लकड़ियाँ दूंगा। वो कहता है कि मैं मंगलम सीनू से अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ सकता, मंगलम सीनू बहुत खतरनाक आदमी है और वो तुझे और मुझे दोनों को मार देगा। लेकिन पुष्पा इन सब बातों से नहीं डरता। पुष्पा कहता है कि तुझे डील करना है तो डील कर, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ, मैं किसी और को तलाशूंगा। लेकिन वो कह देता है कि ठीक है, अच्छा किसका आदमी है, तो वो बताता है कि मैं कोंडा रेड्डी का आदमी हूँ। जहाँ पर वो कोंडा रेड्डी को फ़ोन करके बताता है कि मैं डायरेक्ट डील करने आया हूँ। शुरुआत में कोंडा रेड्डी बहुत नाराज़ होता है, लेकिन फिर बाद में जब पुष्पा उसे बताता है कि इस पूरे डील के हमें 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे तो कोंडा रेड्डी अचंभित हो जाता है और कोंडा रेड्डी उसकी बात मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन वहाँ होता है जहाँ पर जग्गा रेड्डी उस लड़की श्रीवल्ली के बाप को पहचान लेता है और उसके ऊपर गोली तान देता है, क्योंकि वो पुलिस का मुखबिर बन चुका था। वो उसे ऐसा करने की वजह पूछता है तो श्रीवल्ली का बाप उसे कहता है कि मेरी जवान बेटी है, इसलिए मैं पैसे के लालच में पड़ गया था ताकि उसकी अच्छी शादी कर सकूं। जहाँ पर वो उसकी गंदी नज़र उसकी बेटी बेटी पड़ जाती है और वो कहता है कि ठीक है, साबुन तेल और ये साड़ी वगैरह सब उसको दे, जिससे कि वो आज मेरे साथ शादी करेगी। और फिर वो उसे सारे कपड़े दे देता है कि लो इसको अच्छे से लेके जाओ और तैयार होकर के वापस आना। जहाँ पर वो तैयार होकर के डायरेक्ट पहुंच जाती है पुष्पा के घर। वो पुष्पा से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरा आज आखिरी दिन है, अगर मैं उस हरामखोर के पास पहुंची तो फिर मैं वापस नहीं आऊँगी। जिसके बाद पुष्पा उसके साथ जाता है और फिर वो पुष्पा जॉली की जमकर धुलाई करता है। इसके बाद वो जॉली से कहता है कि अब तू अपने पापा के पास रोते रोते नहीं चला जाना, अगर तुझे ज़रूरत पड़े तो तू जाके उसे बता सकता है, मैं तेरे परिवार को ही एक साथ ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद जॉली की काफ़ी तेज़ धुनाई होने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, जहाँ पर कोंडा रेड्डी वगैरह आते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं बताता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। और इधर हम देखते हैं जहाँ पर केसर और उसका दोस्त पुष्पा दोनों साथ में बैठे रहते हैं, जहाँ पर केसर पुष्पा से कहता है कि तूने उनके भाई को धुना, अगर कोंडा रेड्डी को ये सब पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वहाँ पर कोंडा रेड्डी पहुँच जाता है, जो उसे बताता है कि कल माल आने वाला है, एक सोनार के यहाँ, उससे सारा पैसा लेना है। और ये सब बता करके वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन शिफ्ट होता है उसी सुनार के यहाँ, जहाँ पर सुनार के पास पुष्पा पहुँचता है और उसे अपनी फटी नोट दिखाता है और सुनार उस नोट को जोड़ करके उसे सारे पैसे हाथ में दे देता है। जहाँ पर दूसरी जगह केसर के साथ उसके नौकरानी रहती है और नौकरानी उसे बताती है कि तुम लोगों ने जो कोंडा रेड्डी के भाई को मारने की बात बोली थी वो मैं और कोंडा भाई सब लोग सुन रहे थे, क्योंकि इस जो दीवार है इससे बहुत साफ साफ आवाज़ बाहर जाती है। जिस पर वो बहुत शौक होता है और वो सीधा फ़ोन लगाता है अ, उसके पास पुष्पा के पास, लेकिन पुष्पा उसका फ़ोन नहीं लगता है तो वो उसे मैसेज भेज देता है कि डेंजर। जहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा को ये सब फिर पकड़ लेते हैं कोंडा रेड्डी वगैरह और इसे बहुत मारते हैं। और फिर उसके बाद
जब उसे मारने ही वाले रहते हैं तो कोंडा रेड्डी को गोली मार देता है। गोली मारने वाले मंगलम सीनू के साला वगैरह रहते हैं और फिर उसके बाद दोनों गुट में आपस में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर पुष्पा सबको बहुत बुरी तरह से मारता है और अंत में फिर वो जग्गा रेड्डी की जान बचाते हुए मंगलम सीनू के साले के ऊपर गोली लगा देता है। और फिर जब मंगलम सीनू उसको फ़ोन करके बोलता है कि मेरे साले को छोड़ दे, तो वो कहता है कि तेरा साला तो 5 मिनट पहले ही टपक गया, तूने 5 मिनट लेट कर दिया, और ऐसा कहते ही उसके सामने उसे गोली मार देता है। अब अगला सीन होता है वहाँ का, जहाँ पर कोंडा रेड्डी का जो तेरही का कार्यक्रम रहता है वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर एमएलए साहब, सीनू और साथ ही साथ पुष्पा भी पहुँच जाता है, जहाँ पर मंगलम सीनू पुष्पा को बहुत बुरा भला कहता है और कहता है कि इसने मेरे साले की लाश अभी तक मुझे नहीं दी, मुझे अपने साले की लाश चाहिए। जहाँ पर एमएलए उसे कहता है कि तुझे तेरे साले की लाश मिल जाएगी, लेकिन तुम लोगों के बीच में वो बवाल क्यों हुआ? जिस पर मंगलम कहता है कि इसने मेरे आदमियों को मारा। तो वो कहता है कि मैं तेरे आदमी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी और जाली को अगर कोई छूता तो मैं उसे ऐसे जिंदा छोड़ देता क्या? और फिर उन दोनों में काफ़ी बहस होती है, जहाँ पर अंतिम में फिर एमएलए जो रहता है वो मेन आदमी बना देता है पुष्पा को और कहता है कि आज से जितने भी माल की खरीदारी है वो सभी पुष्पा करेगा। इसके बाद जब मंगलम सीनू फिर से अपनी साले की लाश मांगता रहता है तो पुष्पा उस पर कह देता है कि तू जिस जगह बैठा हुआ है उससे ऊपर उठ, उसी के नीचे तेरे साले की लाश है। और फिर जब उठता है तो उसके साले की लाश दिखती है। अब उसके घर की बात आती है मंगलम सीनू के, जहाँ पर उसकी वाइफ मंगलम सीनू का गला काट देती है क्योंकि उसने अपने भाई का बदला अभी तक नहीं ले पाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा के शादी का कार्ड उसके जायज बेटों के घर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी माँ उसके कार्ड को लेके देखती रहती है। अब हमें यहाँ एक नया कैरेक्टर जिसका नाम भांवर सिंह रहता है इसके बारे में पता चलता है। ये बहुत ही खतरनाक आदमी रहता है, कानून का सबसे जबरदस्त व्यक्ति रहता है। अब भांवर सिंह कुर्सी में बैठे रहता है और फिर वो टेक लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पीछे लोग नहीं टेक लेने दे पाते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, जिस पर वो नाराज़ होकर के उन सब में कुछ लोगों को गोली मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पुलिस स्टेशन का माहौल रहता है और पुष्पा खुशी मन से अपने शादी का कार्ड देने आता है एसपी भंवर प्रताप को और कहता है कि आप मेरे शादी में ज़रूर आइएगा और टिफ़िन मत लाना। लेकिन वो अपने अंदाज में ऐसा बोलता है कि तू मेरे शादी में तू मेरे शादी में आएगा और टिफ़िन बिल्कुल नहीं आएगा, जिसे सुन करके भंवर को अच्छा नहीं लगता है। भंवर बार बार पैसे गिनता है और फिर उन्हें दे देता है कि जा तू पैसे गिन। और फिर भंवर सीधा बात करता है पुष्पा से कि देख, तेरे शर्ट के पीछे ब्रांड नहीं है क्योंकि तू कोई ब्रांड नहीं है, मेरे शर्ट के पीछे ब्रांड है। ब्रांड माने होता है टाइटल। मुझे मेरे माँ बाप के बारे में पता है, तुझे तेरे माँ बाप के बारे में पता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। इसलिए तेरे अंदर मैनर्स होने चाहिए, तो किसके सामने बोल रहा है किसके सामने नहीं, के बारे में तुझे इज्जत रखनी चाहिए। जिस पर जो पुष्पा रहता है वो उसे कह देता है कि ठीक है साहब, आप मेरे शादी में ज़रूर आइएगा। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे बस एक ही चीज़ की कमी थी और वो थी इज्जत। अब तू आगे से जब भी पुलिस स्टेशन आएगा तो मुझे इसी तरह इज्जत दे करके ही बात करेगा, क्योंकि ये तेरे बाप का घर नहीं है। और फिर उसके बाद वो उसे कह देता है कि ठीक है, अब पैसा लेकर के उठाओ और अपने शादी में पैसा मेरे तरफ से ले लेना। और उसको पैसा फेंक देता है कि जाओ, ये तेरे मेरे तरफ से तेरे लिए शगुन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा की शादी हो रही होती है, जहाँ पर उसके साथ श्रीवल्ली भी बैठी हुई है, लेकिन पुष्पा कहीं और मौजूद है। पुष्पा उसी एसपी के साथ बैठ के दारू पी रहा होता है, जहाँ पर पुष्पा अपने हाथ में गोली मार लेता है और कहता है कि मैं उस दिन मुट्ठी इसीलिए बांध रहा था क्योंकि तुमने मेरे माँ के बारे में, मेरे बाप के बारे में बहुत कुछ गलत बोला। मुझे सारे लोग गलत बोलते चले आए हैं, लेकिन मैं इसलिए चुप था क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब थी और मेरी माँ के चेहरे पे पहली बार इसीलिए खुशी है कि मैं शादी कर रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो अपने हाथ में गोली मार लेता है और फिर अपने शर्ट के पीछे अपना खून लगा लेता है और कहता है कि ये देख, ये मेरा ब्रांड है, ये जो खून मेरे रगों में दौड़ रहा है ये मेरे बाप का है और ये मेरा ब्रांड है। अब तू बता तेरा क्या ब्रांड है? और फिर वो कहता है कि चलो अब अपना कपड़ा तुम उतारो, अगर कपड़ा नहीं उतारोगे तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। और देख,
कपड़ा उतार के। तो दोनों लोग कपड़ा उतारते हैं, जिस पर पुष्पा उसे कहता है कि मैं कपड़े उतार के भी ऐसे सीधा चला जाऊंगा तो मुझे लोग पहचानेंगे और कहेंगे कि पुष्पा भाई आ रहा है, पुष्पा भाई आ रहा है, लेकिन तू बिना कपड़ों के तुझे कोई पहचानेगा नहीं। तू एक पुलिस वाला है लेकिन बिना वर्दी के तेरी कोई औकात नहीं है। और ऐसा कह करके उसे वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है। जहाँ पर जो पुलिस वाला पहुँचता है अपने पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पर उसको देख करके कुत्ता भौंकने लगता है। तो भंवर सिंह नाराज होकर के उस कुत्ते को गोली मार देता है। और इधर पुष्पा अपनी शादी में बैठ जाता है, जहाँ पर श्रीवल्ली उसे उसके चोट का कारण पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ बताता नहीं। और इसी के साथ अम, फिर भंवर सिंह अंत में वो सारे पैसों को जला भी देता है। अब भंवर सिंह और पुष्पा की राइवलरी हम पार्ट 2 में देखेंगे, और इसी के साथ ये मूवी का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है।